स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है। तो कल हम गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लोग बात कर रहे थे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टीचर एजुकेशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और जो एनसीटी के बारे में, एनसीटी की स्थापना कब हुई, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। परिषद के उद्देश्य के बारे में बात कर चुके थे, परिषद के कार्यों के बारे में कि परिषद के क्या क्या कार्य हैं, उस बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। परिषद के संगठन के बारे में बात कर चुके थे कि परिषद के कौन कौन से सदस्य होते हैं। हम बात कर रहे थे परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम की। इसमें हम लोग बीएड तक के बात जो है कर चुके थे। अब हम बात करेंगे बीएड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की। तो ये बीएड जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, ये मेनली क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्स है। ये जो है 6 to 12 के जो टीचर्स हैं उनको तैयार करता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 एकेडमिक ईयर्स का होता है और इसे अधिकतम जो है 5 वर्षों में पूरा किया जाए। ये रिकमेंडेशन जो है एनसीटीई देता है। इसमें बीएड और बीएड ओपन लर्निंग सिस्टम में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें टाइम की जो है पूरा करने के जो टाइम है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये जो पूरा कोर्स होगा वो जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से पढ़ेगा। बाकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो जो बीएड की रिकमेंडेशंस थी वही बीएड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम का जो ड्यूरेशन है पूरा करने के लिए उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो पढ़ेगा स्टूडेंट वो डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से पढ़ेगा। इसके बाद बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये जो टीचर एजुकेशन का 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 एकेडमिक ईयर्स का या फिर 8 सेमेस्टर्स का होता है। ये ग्रेजुएशन प्लस जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो साथ में इसमें दिया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनकी पात्रता होती है +2 और उसमें 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। ये भी क्या है 6 to 12 के जो टीचर्स हैं उनको तैयार करता है। इसमें क्या होता है, इसका जो करिकुलम होता है उसमें ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट द्वारा चूज किए गए होते हैं वो पढ़ता है, साथ में जो टीचर ट्रेनिंग के जो विषय होते हैं वो पढ़ता है। एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी और पेडागोजी, डिफरेंट सब्जेक्ट में जो भी उसके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ता है। अब बीएड पार्ट टाइम, बीएड पार्ट टाइम ये 6 to 12 के जो टीचर्स हैं उनको तैयार करता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर्स का होता है। इसमें यह है कि जो संस्थान है वो इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कौन से संस्थान इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं उसके संबंध में भी एनसीटीई जो है रिकमेंडेशन देता है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं जो पहले से ही बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज को चला रहे हैं और 5 वर्ष से वो अस्तित्व में है और उसने नैक के एक्रीडिएशन में कम से कम जो है बी ग्रेड प्राप्त किया हो, ऐसे इंस्टीट्यूट जो है इस प्रोग्राम को बीएड पार्ट टाइम को चला सकते हैं। ये एक पार्ट टाइम कोर्स है, इसलिए जो इसके वर्किंग डेज हैं उसमें थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इसमें थोड़े से वर्किंग डेज जो होते हैं वो कम होते हैं। 120 वर्किंग डेज पर ईयर इसमें शिक्षण कार्य के लिए किए जाते हैं, और इसमें जो है जो पूरे कोर्स के दौरान जो 12 वीक्स की इंटर्नशिप शामिल होती है। पर ईयर इनको 3 साल में पर ईयर 4 वीक्स की इंटर्नशिप करनी होती है। अब हम बात करते हैं एमएड कोर्स के बारे में, मास्टर इन एजुकेशन।
ये जो कोर्स है वो क्या किसको तैयार करता है? टीचर एजुकेटर्स को तैयार करता है और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को तैयार करता है जो आगे चलकर क्या करेंगे, जो कैरिकुलम को डेवलप करने वाले बनेंगे, शिक्षा नीति विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक और विद्यालयों के प्राचार्य या फिर रिसर्चर्स बनेंगे। ये जो डिग्री है वो 6 से लेकर 12 तक की विशेषज्ञता के साथ आती है और साथ ही साथ ये टीचर एजुकेटर्स को तैयार करने वाला प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है वो कौन सी संस्थाएं चलाती हैं या चला सकती हैं, इसके संबंध में भी एनसीटीई रिकमेंडेशंस देता है कि कम से कम जो है जो संस्था है वो 5 शैक्षणिक वर्षों के लिए अस्तित्व में हो और उसमें नैक का जो एक्रेडिटेशन हो वो करवाया हो और किसी भी विश्वविद्यालय से जो है संबद्ध हो, या फिर जो विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग है वो इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो है 2 एकेडमिक ईयर्स की, जिसमें क्या शामिल है कि 4 वीक्स की जो फील्ड बेस्ड एक्टिविटी है वो शामिल है, प्लस डेजर्टेशन शामिल है। इसमें पर ईयर जो है 200 वर्किंग डेज होते हैं और इसमें जो अटेंडेंस का है उसमें जो शिक्षण कार्य के दौरान 80% जो है उपस्थिति अनिवार्य होती है और जो प्रायोगिक कार्य है या इंटर्नशिप है उसमें 90% उपस्थिति स्टूडेंट की अनिवार्य होती है। इसमें कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं एमएड कोर्स में? या तो उस जो स्टूडेंट है उसने बीएड किया हो या बीएससी बीएड या बीए बीएड किया हो, डीएलएड किया हो या फिर स्नातक उपाधि के साथ उसने क्या किया हो, डीएलएड किया हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो है एमएड कोर्स में जो भाग ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब एमएड कोर्स हम लोग कर रहे हैं तो एमएड कोर्स के बारे में हम आगे और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड प्रोग्राम, ये क्या है? ये बीएड प्लस जो है एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 3 एकेडमिक ईयर्स की होती है और ऐसे संस्थान इस प्रोग्राम को चला सकते हैं जो पहले से ही बीएड और एमएड प्रोग्राम चला रही हो और जो नैक का एक्रीडिटेशन है उसमें उनका बी ग्रेड हो। और इसमें जो वर्किंग डेज होते हैं पर ईयर में वो 215 वर्किंग डेज होते हैं, जिसमें क्या है समर सेशंस भी शामिल होती है। और इसमें पूरे कोर्स के दौरान जो स्टूडेंट है उसको 30 सप्ताह की जो है इंटर्नशिप करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड है। बीएड में हम 20 सप्ताह की इंटर्नशिप कर रहे थे, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसलिए इसमें इंटर्नशिप के जो वीक्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। इसमें 30 सप्ताह की जो है इंटर्नशिप करने होगी स्टूडेंट को। अब हम बात करते हैं परिषद के विभाग। परिषद के जो कार्य हैं उनको कुछ विभागों में विभक्त कर दिया, कुछ विभाग स्थापित किए गए हैं जो परिषद के जो कार्य हैं वो उनको विभाजित करके एक परिषद को अपना एक स्पेसिफिक जो कार्य है वो दे दिया गया है। अलग अलग विभागों को अलग अलग कार्य दे दिए गए हैं। इसमें है पहला शैक्षणिक प्रभाग। जो एनसीटीई का शैक्षणिक प्रभाग है ये टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनकी जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखेगा, उनको समन्वित करने का प्रयास करेगा। और ये क्या करेगा शैक्षणिक विभाग? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को डेवलप करेगा और डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग जो डिफरेंट कोर्सेज हैं टीचर एजुकेशन के, उसमें क्या करेगा कि मॉडल करिकुलम तैयार करेगा अलग अलग कोर्सेज के लिए। और जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उनकी
जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा, उनके संचालन के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो भी शैक्षणिक गतिविधियां होंगी उसके संबंध में गाइडलाइन जारी करेगा शैक्षणिक विभाग। और ये रिसर्च भी कंडक्ट कराएगा टीचर एजुकेशन के फील्ड में। और साथ ही साथ क्या करेगा कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के करिकुलम को रिव्यू करेगा। टाइम टू टाइम टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको रिव्यू करेगा और आवश्यकता अनुसार अगर उसमें आवश्यकता है तो उसमें संशोधन करेगा और उसको रिवाइज करेगा। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। अब जो भी एनसीटीई की शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित जो भी प्रकाशन होते हैं वो इसका काम होता है, ये शैक्षणिक प्रभाग का काम होता है कि उनका प्रकाशन कराए। जैसे कि क्या क्या प्रकाशन कराए हैं इस शैक्षणिक प्रभाग में। स्वामी विवेकानंद एंड एजुकेशन, इसमें स्वामी विवेकानंद के एजुकेशन से संबंधित जो भी विचार हैं उस पर मॉड्यूल और मोनोग्राफ विकसित किए गए हैं। इसमें क्या है, ये टीचर एजुकेशन के जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये मॉड्यूल और मोनोग्राफ को विकसित किया गया है। अभी तक जो है इस प्रभाग में 6 मॉड्यूल जो है स्वामी विवेकानंद एंड एजुकेशन पर प्रकाशित किए। इसके साथ ही और भी मॉड्यूल इस प्रभाग में प्रकाशित किए हैं, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री अरविंदो और माता, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, संत कबीर के शिक्षा संबंध से शिक्षक शिक्षा पे जो भी शैक्षिक विचार हैं उन पर मॉड्यूल इस प्रभाग में प्रकाशित किए हैं। इसके साथ साथ ये कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। कुछ त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन शैक्षणिक प्रभाग के द्वारा किया जाता है, जैसे अन्वेषिका, ये एक पत्रिका है जिसको हिंदी में प्रकाशित किया जाता है, हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता है अन्वेषिका को। और इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता है। और शिक्षक सहायता, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रकाशित किया जाता है। इंग्लिश में इसे टीचर सपोर्ट के नाम से प्रकाशित किया जाता है और हिंदी में शिक्षक सहायता के नाम से प्रकाशित किया जाता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो टीईटी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, प्राइमरी स्कूल लेवल के जो टीचर्स हैं उनको नियुक्त करने के लिए एक पात्रता मानदंड है, जिसको एनसीटीई ने क्या है 2011 की गाइडलाइन के द्वारा शुरू किया था। इसके संबंध में एनसीटीई ने 2011 में गाइडलाइन दी। जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने स्टेट में अलग अलग टीटी का जो है आयोजित कराते हैं। सीबीएसई जो है वो सीटेट आयोजित कराती है। एनसीटीई ने जो ये टेट है उसमें प्राइमरी लेवल की गाइडलाइन को जारी किया था, लेकिन आज इसको संशोधित करके एनसीटीई तैयारी कर रही है माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर गाइडलाइन दे। जो प्राइमरी लेवल पर अभी तक टेट को आयोजित कराया जा रहा था उसको अब एनसीटीई तैयारी कर रही है कि माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी गाइडलाइन दे और उसको शुरू कराए। एनसीटीई का दूसरा प्रभाग है लेखा प्रभाग। इस विभाग का ये काम है कि प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए वार्षिक बजट को तैयार करें और बजट बनाए। उसके साथ साथ क्या है, उस जो परिषद के वार्षिक जो खाते हैं उनका लेखा जोखा भी तैयार करें। और ये जो विभाग है इसके कार्य का जो विवरण है वो एनसीटीई एक्ट 1993 के चैप्टर 6 में दिया गया है। ये उन सभी जो लेखा पुस्तकें हैं जो परिषद के जो वार्षिक लेखा को तैयार करती है उसके लिए आवश्यक है, उनका रखरखाव करता है। और क्या करता है कि प्रति वर्ष जो है परिषद का वार्षिक लेखा तैयार करता है और जो भी वार्षिक लेखा परिषद का होता है उसको जो
भारत सरकार का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसके द्वारा उसे चेक किया जाता है। पर ईयर जो भी ये लेखा प्रभाग द्वारा जो भी वार्षिक लेखा तैयार किया जाता है परिषद का, उसके जो परीक्षा ली जाती है वो ली जाती है भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। अब आता है प्रशासन विभाग। जो संगठन है, जो भी परिषद है एनसीटी, उसको सुचारू रूप से वो कार्य करे, उसके संचालन की व्यवस्था करता है प्रशासन विभाग। संगठन के जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो पूरा कार्यालय है एनसीटी का, उसके प्रबंधन का कार्य है प्रशासन विभाग का। जो भी संगठन है एनसीटी, वो हमेशा कार्य करने की स्थिति में बना रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रशासन विभाग। जो कार्यालय की साफ सफाई है, कार्यालय हमेशा कार्य करने की स्थिति में बना रहे, उसका उत्तरदायित्व है प्रशासन विभाग का। अपील विभाग। जो एनसीटी का अपील विभाग है, उसका काम है कि अपील मामलों की सुनवाई करना और अपील समिति की बैठकों को संचालित करना। जो भी टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और वो पाठ्यक्रम चला रहे हैं, तो अगर कोई क्षेत्रीय समिति जिससे वो संबंधित हैं, उसने उनकी मान्यता को या तो वापस ले लिया है या उसने किसी नए कोर्स की मान्यता को देने से मना कर दिया है, तो जो इंस्टीट्यूट है उसको यह अधिकार है कि वो इस अपील प्रभाग में अपनी अपील को कर सके, अपील कर सके। और जो अपील विभाग है ये इसके संबंध में उसके मामले का निपटारा करेगा। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ऑनलाइन अपील करेगा और अपील विभाग इसको देखेगा, उस मामले की पूरी सुनवाई करेगा। अपील विभाग क्या करता है कि अपील से संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूट है टीचर एजुकेशन से संबंधित, उसने अपील किया है, तो उस अपील से संबंधित जो भी बैठकें होंगी उनको संचालित करने का काम भी अपील विभाग का होगा। यदि अगर किसी टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उसकी मान्यता को वापस ले लिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है, तो जो इंस्टीट्यूट है वो 60 दिन के भीतर भीतर अपनी अपील को दर्ज कराए। जो ऑनलाइन अपील है अपील प्रभाग में उसको करे, लेकिन एक चीज ये भी है कि वो 60 दिनों के बाद भी अपील कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा कि उसे परिषद को संतुष्ट कराना होगा कि उसके पास एक वाजिब वजह थी कि वो उसको नहीं कर पाया, उसके पास अपील ना करने के जो पर्याप्त कारण थे कि वो अपील नहीं करता है, तो परिषद उसको छूट देगी कि वो 60 दिनों के बाद भी अपनी अपील को कर सकता है कोई भी इंस्टीट्यूट। जब अपील जो है परिषद के पास पहुंचेगी तो ये अपील प्रभाग क्या करेगा, उसको अपने डेटाबेस में व्यवस्थित करेगा और उसको टाइम पीरियड के अनुसार लगा लेगा और उसके आधार पर अपील मामलों की सुनवाई करेगा। अब फिर उसके बाद जो भी जिसका भी नंबर आता जाएगा उस इंस्टीट्यूट को नोटिस दे देगा अपील प्रभाग और उनको आमंत्रित कराएगा, और जो भी निर्णय लिया गया है इस प्रभाग के द्वारा, जो भी संबंधित अधिकारियों द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसको आदेश के रूप में उसको जो इंस्टीट्यूट है उसे अवगत कराएगी। और ये सारा जो काम है अपील प्रभाग को 90 दिनों के भीतर ही अपील प्रभाग को करना होगा। जब से ऑनलाइन किया गया है, किसी इंस्टीट्यूट ने जिस डेट से ऑनलाइन किया है उसको जो अपील प्रभाग है उसको उससे 90 दिनों के अंदर ये सारा जो मैटर है उसको सुलझाना होगा। और इसका जो अपील है ये सिर्फ 3 बार ही की जा सकती है। अगर 3 से अधिक बार उसकी मान्यता को अस्वीकार किया गया है तो उसके बाद वो अपील नहीं कर सकता, सिर्फ 3 बार ही वो अपील कर सकता है। अब है
समन्वय प्रभाग। समन्वय प्रभाग का ये काम होता है कि जो एनसीटीई के आंतरिक प्रभाग हैं, जो भी आंतरिक प्रभाग हैं, जैसे कि हमने लेखा प्रभाग पढ़ा, शैक्षणिक प्रभाग पढ़ा, ये सारे जो भी विभाग हैं उनका क्या है, समन्वय करेगा, जो जो भी मुख्यालय के जो भी प्रभाग हैं। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय समितियां हैं, यूजीसी है, एआईसीटीई है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, इग्नू है, इन और जो भारत सरकार है उन सबके साथ समन्वय करने का काम होगा समन्वय विभाग का। ये शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के खिलाफ जो भी व्यक्तियों की शिकायतें होंगी उनको देखने का काम भी होगा समन्वय प्रभाग का। और काम क्या करता है समन्वय प्रभाग, जो भारत का जो राजपत्र होता है उसमें एनसीटीई की जो अधिसूचनाएं होती है उनको प्रकाशित करवाता है, एनसीटीई की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसको तैयार करता है, और एमएचआरडी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, हालांकि एमएचआरडी का नाम अब चेंज करके जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसको डेटा देता है समन्वय विभाग। आईटी और ई गवर्नेंस विभाग, जो आईटी एंड ई गवर्नेंस डिवीजन होता है, इसका काम होता है कि जो ऑनलाइन आवेदन आते हैं उनका रख रखाव करता है, जो भी ऑनलाइन आवेदन परिषद में आते हैं उनका रख रखाव करने का काम होता है आईटी एंड ई गवर्नेंस डिवीजन का। और साथ साथ क्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेबसाइट डिजाइन, डेटाबेस, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है आईटी एंड ई गवर्नेंस विभाग। इसके साथ साथ क्या है कि कार्यालय का जो स्वचालन है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है, कानूनी मामला प्रबंधन प्रणाली, इसके जो भी डेटा होते हैं उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मॉनिटर भी करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आईटी से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनको भी आईटी और ई गवर्नेंस विभाग जो है देखता है। आईटी और ई गवर्नेंस डिवीजन ने 21 मई 2019 को एक अपनी अपडेटेड वेबसाइट को लॉन्च किया था, और PAR परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट इसको भी ये जल्दी लागू करने जा रहा है। और ये जो डिवीजन है वो एनसीटीई की डेटाबेस को भी रखता है, जैसे जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है टीचर एजुकेशन के उनकी जो है एक लिस्ट रखता है, और जो टीचर एजुकेशन के संकाय हैं उनके जो सदस्य हैं उनका डेटाबेस रखता है, और इसका जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके निरीक्षण के लिए जो एक्सपर्ट टीम होती है उनका पूरा डेटाबेस रखता है, और जो भी विषय विशेषज्ञ होते हैं उनका डेटाबेस रखता है, और विश्वविद्यालय के जो शिक्षण विभाग है उनका डेटाबेस रखता है। तो जो भी परिषद का पूरा टीचर एजुकेशन से संबंधित डेटाबेस है वो भी आईटी और ई गवर्नेंस जो प्रभाग है वो रखता है। स्थापना प्रभाग संगठन की आवश्यकता अनुसार नियुक्ति का कार्य करना। संगठन जो है, जो भी संगठन है उसकी नियुक्ति का कार्य जो होता है वो होता है स्थापना प्रभाग का। जो प्रभाग है वो जो भी संगठन है, जैसे एनसीईआरटी संगठन है तो इसकी जो भी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट करेगा स्थापना प्रभाग। इसमें क्या है कि जो भी रिक्त पद है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, उसके बाद योग्य लोगों की नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन देगा, उसके बाद वो नियुक्ति करेगा। नियुक्ति भी अलग तरीके मतलब करता है वो डिफरेंट तरीके से। जो स्थापना प्रभाग है सीधी भर्ती करेगा, या तो सीधा विज्ञापन देगा ऑनलाइन या समाचार पत्र में और सीधी भर्ती करेगा, या फिर जो है क्या करेगा कि पदोन्नति के उससे भी ये नियुक्ति करेगा।
और स्थानांतरण भी कर सकता है या अनुबंध पर नियुक्ति भी कर सकता है। और ये जो भी एनसीटीई की जो मुख्य और 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, उनके कर्मियों का अभिलेख भी रखने का काम होता है स्थापना प्रभाग का। अधिकारियों के जो वेतन होते हैं, इसमें फाइलें कौन कौन सी रखता है, ये अधिकारियों की फाइलें भी रखता है। उनकी इसमें व्यक्तिगत फाइलें हो सकती हैं, उनकी सर्विस बुक हो सकती है, उन्होंने जो भी गोपनीय रिपोर्ट दी है उसके जो लेखा है वो रखता है स्थापना प्रभाग। और जो जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके वेतन के संबंध में भी ये निर्णय लेता है, उनके अवकाश के संबंध में निर्णय लेता है, वेतन के संबंध में उनका वेतन कितना होगा, किस हिसाब से उनके वेतन में वृद्धि होगी, वो किस प्रकार से अवकाश ले सकते हैं, या उनका जो अब जब वो पद से पे नहीं होंगे तो उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, उस संबंध में निर्णय लेता है स्थापना प्रभाग। कर्मचारी के कल्याण से संबंधित उस कर्मचारी को कौन सी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और जो सुविधाएं हैं उसके संबंध में निर्णय लेगा स्थापना प्रभाग। और भर्ती तो करेगा ही। अब क्या है निरीक्षण प्रभाग। निरीक्षण प्रभाग का काम होता है कि जो भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं उनके निरीक्षण का कार्य करेगा निरीक्षण प्रभाग। ये उसको ये पता लगाना होता है कि कौन सा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो परिषद के द्वारा जो निर्धारित मानक या मानदंड है उनके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए पूरा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो निरीक्षण प्रभाग होता है। इस निरीक्षण से क्या होगा कि वो पता लगाएगा कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है कोई जिसका निरीक्षण किया गया है उसमें क्या कमियां हैं, उससे उस इंस्टीट्यूट को जो है अवगत कराएगा और उसको पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त टाइम दिया जाएगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनसीटीई को 3 से 5 वर्ष के चक्र में एक बार शिक्षा संस्थान के निरीक्षण करके सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के संबंध में दिशा देना। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एनसीटीई को गाइडलाइन दी है कि 3 से 5 वर्ष में जो भी संपूर्ण भारत में जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका निरीक्षण किया जाए और उन पर निगरानी रखे एनसीटीई। अब ये किस प्रकार से निरीक्षण करता है, तो सबसे पहले तो जब भी एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो वो शिक्षा संस्थान जो है उनका चयन करता है कि कौन से शिक्षा संस्थान में जो है निरीक्षण किया जाएगा। तो सबसे पहले वो चयन करेगा, उसके बाद जो प्रभाग होगा वो निरीक्षण के लिए टीम बनाएगा। इसके लिए वो आवेदन लेता है विषय विशेषज्ञ उनसे, जो भी डीन्स हैं, उन जो भी शिक्षा संस्थान में उस पर काम कर रहे हैं उन लोगों से आवेदन लेगा निरीक्षण के लिए और एक टीम बनाएगा। उसके बाद उस टीम का जो है उसे निरीक्षण मैनुअल देगा। इसमें क्या होता है कि निरीक्षण की जो भी नियमावली होती है वो निरीक्षण मैनुअल में होती है जो टीम लेकर उस इंस्टीट्यूट में निरीक्षण करने जाएगी। उसके बाद संस्थानों को सूचना देता है कि वो अपना जो भी काम है मानक मानदंडों के हिसाब से कर ले, उस संस्थान की आपका निरीक्षण जो है किया जाना। उसके बाद जो टीम है वो निरीक्षण करती है और उसके रिपोर्ट को निरीक्षण प्रभाग में जमा करती है। तो जितने भी शिक्षा इंस्टीट्यूट हैं, टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया में, उनको 3 से 5 वर्ष की अवधि में जो निरीक्षण कराना होता है और ये देखती है, ये निरीक्षण प्रभाग ये देखता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो एनसीटीई के जो मानक व मानदंड है उनके हिसाब से कार्य कर रहे हैं या नहीं है, और उनकी जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के संबंध में उन्हें दिशा निर्देश देता है निरीक्षण प्रभाग। अब आता है परिषद का कानूनी प्रभाग। जो एनसीटीई का कानूनी प्रभाग है ये क्या है,
ये कानूनी मामलों से संबंधित है, जो भी एनसीटीई के कानूनी मामले हैं उनसे संबंधित है। जो एनसीटीई है वो पूरे भारत की जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए संबंधित जो भी मानक है, जो भी मानदंड है, उनको निर्धारित करती है, उनका रखरखाव करती है। तो एनसीटीई के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हो जाते हैं। तो इन्हीं अदालती मामलों से निपटने के लिए कानूनी प्रभाग की स्थापना की, जो क्या करती है कि एनसीटीई के जो हित हैं उनकी रक्षा करने का काम करती है। जो कानूनी प्रभाग है इसमें कानूनी सलाहकार को नियुक्त किया जाता है। ये सारे जो भी परिषद से संबंधित जो भी कानूनी मामले होते हैं, जो भी अदालती मामले होते हैं, उन पर निगरानी करती है, उन पर कार्रवाई करती है। और हर महीने ये जो प्रभाग है वो एमएचआरडी को या अदालती मामलों की जो भी परिषद के एनसीटीई के जो भी अदालती मामले हैं उनसे अवगत कराती है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो बैठकों का भी आयोजन कराता है कानूनी प्रभाग। विनिमय विनियमन प्रभाग, ये इसका काम क्या है, जो भी मानदंड है, जो भी मानक है, उनको क्या करे, बनाए और उनके क्रियान्वयन को क्या सुनिश्चित करे, और विभिन्न चरणों में स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता को तैयार करे। इस प्रभाग का काम क्या होता है कि जो भी टीचर एजुकेशन से संबंधित है, कोर्सेज चल रहे हैं या प्रोग्राम चल रहे हैं, उनसे क्या है, मानक बनाए और उसके मानदंड बनाए और उनको क्रियान्वित करें। और आवश्यकता पड़ती है, अगर उस टाइम की नीड के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो वो संशोधन भी करेगा यह प्रभाग। और जो सरकार के विभिन्न प्रस्ताव होते हैं, जो भी सरकार के विभिन्न प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि किसी संस्थान को खोलना है, किसी नए संस्थान को खोलना है, या उसका स्थानांतरण करना है, या उसे बंद करना है, तो उस पर भी ध्यान देता है ये प्रभाग। सूचना और अधिकार प्रभाग, इस प्रभाग को कब स्थापित किया गया था, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन हुआ था, तो इस प्रभाग को स्थापित किया गया था एनसीटीई के द्वारा। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो एनसीटीई से जवाब चाहता है उसके लिए अपील कर सकता है, और फिर एनसीटीई उसे जवाब देगा। अगर फिर भी जो आवेदक है वो एनसीटीई के उत्तर से, जो भी उत्तर उसने दिया है उससे अगर संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है। अब आता है सतर्कता प्रभाव। भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए या फिर संदिग्ध अखंडता के अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखने के लिए। अब इस प्रभाग का काम क्या है कि ये भ्रष्टाचार और कदाचार पे क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, कि कोई भी कर्मचारियों पे नजर रखेगा कि कोई भी कर्मचारी जो परिषद से संबंधित है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। अगर कोई अधिकारी के खिलाफ क्या है, शिकायत मिलती है, तो सबसे पहले ये प्रभाग क्या करेगा, शिकायतकर्ता जिसने शिकायत की है उसकी पुष्टि करेगा, और जब शिकायतकर्ता की पुष्टि हो जाएगी तो जो मुख्य सतर्कता अधिकारी है वो एक समिति बनाएगा उस अधिकारी की जांच के लिए, और उस अधिकारी की जांच की जाएगी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं है। अगर शिकायत सही सिद्ध होती है तो, और अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। वीआईपी प्रभाग, वीआईपी अनुभाग जो है वीआईपी से प्राप्त सभी वीआईपी संदर्भों से संबंधित होता है। जो भी सांसद होते हैं, जो भी मंत्री
होते हैं उनसे जो भी प्राप्त संदर्भ होते हैं उनसे संबंधित होता है ये। संबंधित क्षेत्रीय समिति या संबंधित अनुभाग और वीआईपी अनुभाग से जानकारी प्राप्त की जाती है। जो भी क्षेत्रीय समिति है, संबंधित अनुभाग है, उसकी जानकारी जो है वीआईपी अनुभाग से प्राप्त की जाती है। अब इतना जो भी पढ़ा है उसमें अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अवस्था बस। सर अभी 4 मिनट बचा है तो अभी नेक्स्ट स्लाइड नहीं शुरू कर रहे। ठीक है अच्छा रहेगा तो कल करते हैं फिर, ठीक है? जी सर। सर जो भी फीडबैक फीडबैक थोड़ी सी एनर्जी और लाओ और हल्की सी स्पीड बढ़ा लो, हल्की सी स्पीड बढ़ा लो, ठीक है? ठीक है आस्था।